हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे नागरिकता के बारे में। तो नागरिकता किस भाग के अंतर्गत कवर होती है या उसको कितने आर्टिकल के बीच में कवर किया जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो सिटीजनशिप। सिटीजनशिप को ही हम नागरिकता कहते हैं, ठीक। तो आज हमको नागरिकता के बारे में पढ़ना है। तो ये बेसिकली इंडियन पॉलिटी में भाग 2 के अंतर्गत कवर होती है। किसके अंतर्गत? भाग 2 के अंतर्गत। जैसे हमने भाग 1 पढ़ा था यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, वो भाग 1 में कितने आर्टिकल थे? 4 आर्टिकल थे। तो इसमें कितने आर्टिकल होंगे? तो अब 4 उसमें कवर कर लिए थे। इसमें 5 से लेकर के 11 आर्टिकल तक अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका सिटीजनशिप कवर हो जाएगा। तो ये टोटल कितने आर्टिकल कवर करता है? 7 आर्टिकल। कहाँ से लेकर के कहाँ तक? 5 से लेकर के 11 तक। ओवरऑल 7 आर्टिकल। अगर ये 7 आर्टिकल आप पढ़ लेंगे तो सिटीजनशिप वाला फंडा आपका क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद हुआ क्या कि ये तो तुरंत को देखते हुए 5 से लेकर के 11 आर्टिकल तक ये जो उस समय पे संविधान निर्माता थे उन्होंने बंटवारा हुआ, तो उसके बाद उनको ये तय करना आवश्यक हो गया था कि कौन भारत के नागरिक होंगे, कौन नागरिक नहीं होंगे। तो तुरंत की स्थिति देखते हुए तो ये 7 आर्टिकल को उन्होंने डिफाइन कर दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि हम पार्लियामेंट को एक पावर दे देते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। जैसे जैसे स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलती हैं वो अपने अकॉर्डिंग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग संविधान में नागरिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से संशोधन कर सकते हैं। तो उसके लिए एक एक्ट है, उस एक्ट का नाम है एक्ट ऑफ सिटीजनशिप 1955। 1955 का जो है एक्ट है एक, उस एक्ट में ये डिफाइन किया जाएगा कि कैसे कोई भारत की नागरिकता ले सकता है या भारत की नागरिकता को लॉस कर सकता है। दोनों तरीके की बात इस एक्ट के तहत करी गई है। तो यही आपका रेफरेंस है, यही सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस के साथ हम आगे बढ़ते चलेंगे। सबसे पहले सिटीजनशिप के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद कितने आर्टिकल हैं उसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद एक्ट ऑफ सिटीजनशिप 1955 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको बात करना है सिटीजन के बारे में, ठीक है। सिटीजनशिप के बारे में थोड़ा मैं लिख दूं पहले, तो फिर उसके बाद सिटीजन कौन होते हैं उनके बारे में बात। सिटीजनशिप बेसिकली एक स्टेटस है। अभी समझ में आएगा कि कैसे, ठीक है। एक स्टेटस है जो कि नागरिकों को दिया जाता है। अब कौन होते हैं नागरिक, उनको समझना होगा। नागरिक होने के लिए ना आपको 2 कंडीशन फुलफिल करनी होगी या 2 कंडीशन आपके ऊपर लागू होगी, तभी आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। वो कौन कौन से हैं समझना। सिटीजन भारत का तभी कोई व्यक्ति हो सकता है जब उसको 2 तरह के राइट्स प्राप्त हो। कौन कौन? सिविल राइट, दूसरा है पॉलिटिकल राइट। अब सिविल राइट क्या होता है? सिविल राइट का मतलब ऐसे नॉर्मल राइट जो कि एक आदमी की, कोई भी सिटीजन है या नागरिक है उसकी आवश्यकता है। जैसे हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, अपने एक्सप्रेशन को, स्पीच को रखने की किसी के सामने आज़ादी होनी चाहिए, कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी होनी चाहिए, एक संगठन तैयार करने की आज़ादी होनी चाहिए, कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे बसने की आज़ादी होनी चाहिए, है ना, कोई व्यवसाय करने की आज़ादी होनी चाहिए। तो ये जो ऐसे राइट्स हैं जो एक व्यक्ति को मिलने ही चाहिए, वो राइट्स बेसिकली सिविल राइट के अंतर्गत आते हैं, तो उनको सिविल राइट कहा जाता है। लेकिन पॉलिटिकल राइट वो होते हैं जैसे जो राजनीतिक अधिकार हैं। जैसे चुनाव लड़ने के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो भारत का हर नागरिक चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का। बस एक कंडीशन है राजनीतिक, वो भी पॉलिटिकल कंडीशन है, उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। वो कंडीशन यदि अगर आप फुलफिल कर पाते हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। आपको वोट डालने का अधिकार है, आप जज बन सकते हैं, आप एडवोकेट बन सकते हैं। जितने राजनीतिक अधिकार जो राजनीति से जुड़े हुए संबंध, जिनका राजनीति से संबंध है, वो भी आपको अधिकार अगर प्राप्त है तभी आप सिटीजनशिप यहाँ की भारत के ले सकते हैं, तभी आप भारत के सिटीजन कहलाएंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि एक टर्म्स है एलियंस। एलियंस वो वाला नहीं जो साइंस की दुनिया में चलता है, वो एलियंस है। यहाँ पे एलियंस का मतलब है कि एक ऐसे देश का नागरिक
अगर किसी दूसरे देश में जाता है तो उस दूसरे देश के लिए वो नागरिक एलियंस कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल देंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे मान लो कोई पाकिस्तान का नागरिक है, ठीक है, इंडिया आता है तो पाकिस्तान में तो वो भी आदमी नागरिक है, उसको भी नागरिकता मिली है, वहाँ का स्टेटस मिला। लेकिन अगर वो क्या इंडिया में आता है तो क्या वो इंडिया का नागरिक हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। वहाँ के लिए वो नागरिक है, लेकिन यहाँ के लिए वो एलियंस है। यही सेम फंडा है आपके साथ इंडिया वालों के साथ। इंडिया वाले मान लीजिए कनाडा जाते हैं या किसी और देश जाते हैं, तो वहाँ पे अगर जाएंगे तो वहाँ के लिए ये एलियंस होंगे। अब होता क्या है कि एलियंस को भी कुछ राइट्स प्राप्त होते हैं। मान लीजिए कि कोई भी भारत में कोई भी बाहरी विदेशी व्यक्ति भारत में आता है, तो क्या आप उसको दौड़ा के मारने लगेंगे? नहीं मार सकते। अगर आप मारेंगे तो आप दोषी करार दिए जाएंगे, आपको जेल में डाला जाएगा, आपको मारा जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या कोई बाहर का आदमी आया और यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव चल रहा है तो वो क्या कहेगा चलो हम भी वोट डाल दें? नहीं डाल सकता, क्योंकि उसको पॉलिटिकल राइट नहीं मिले हैं। सिर्फ वो आएगा, घूमेगा फिरेगा, अपना यहाँ बोले चलेगा बस। लेकिन ये कहो कि वो राजनीतिक रूप से इन्वॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं कर सकता। तो यही फ़र्क होता है एलियंस में और यही फ़र्क होता है सिटीजन में। तो सिटीजन वो होते हैं जिनको सिविल राइट एंड पॉलिटिकल राइट दोनों प्राप्त होते हैं, लेकिन एलियंस वो होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ कुछ राइट्स दिए जाते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है किसी को मार पीट नहीं सकता, है ना, किसी की जान नहीं ले सकता। इस तरीके के राइट्स उनको मिले होते हैं कि वो अपना घूम फिर सकते हैं, आराम से टहल सकते हैं, कहीं भी अपने जीवन आराम से प्रोसीड कर सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। एक होते हैं माइनॉरिटी, एक टर्म होता है माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक वो होते हैं जैसे कि मान लो कोई एक संख्या है, हिंदू की संख्या है, अब किसी एक जगह है जहाँ पे 100 लोग आदमी रहते हैं और वहाँ पे हिंदू है मान लो जो 75, ठीक, और मुस्लिम है 25, या और कोई कास्ट के हैं तो उनको जो है इसमें कम ज़्यादा कर लीजिए। तो जो कम वाला होगा उनको माइनॉरिटीज़ कहते हैं, ठीक है। तो कुछ कहीं जगह पे कुछ कोई माइनॉरिटी में है, कहीं जगह पे कोई माइनॉरिटी में है। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो अब इसके बाद हमको चलना है आर्टिकल पे, जो कि आर्टिकल है। अब वो आर्टिकल कैसे नागरिकता देते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन का लागू हुआ भारत पे, उस दौरान कैसे किसको नागरिकता दी जाती थी, ये हम पढ़ेंगे 5 से लेकर के 11 के बीच में, ठीक है। चले ठीक है, चले फिर चलिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल। तो किस आर्टिकल में क्या बात कही गई है ये हम डिस्कस करेंगे। तो सिटीजनशिप 5 से लेकर 11 तक डिफाइन किया गया है, 5 to 11, है ना। तो 5, 6 और 7 आर्टिकल हम एक साथ पढ़ लेते हैं। 8, 9, 10 इसको एक साथ पढ़ लेंगे और फिर 11th वाला जो है वो सेपरेट रहेगा। वो बेसिकली एक पावर देता है पार्लियामेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, कि आप समय अनुसार अगर आपको आवश्यकता होगी तो आप सिटीजनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब चलते हैं आर्टिकल 5th पे, फिर उसके बाद 6th, फिर 7th, 3 पढ़ लेंगे, फिर 3 जो है 8, 9, 10, फिर उसके बाद 11th। चले चलो। तो आर्टिकल नंबर 5th क्या कहता है? सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया ना कि ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ उसको देखते हुए ये सारी बातें, ये नियम कानून बनाए गए। तो सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट मतलब होता है पूर्ण रूप से लागू होना। तो जब पूर्ण रूप से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उस समय पर किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए, कौन देश के नागरिक होंगे, उनके लिए कौन कौन सी बातें लागू होनी चाहिए, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। तो उसके लिए 3 कंडीशन फुलफिल करनी। 3 कंडीशन क्या, बेसिकली 3 कंडीशन दी गई। उसमें से किसी एक कंडीशन को अगर आप फुलफिल कर लेते हैं तो आप उस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में
आप जो है भारत के नागरिक बन जाएंगे। कौन कौन सी कंडीशन रखी गई? सबसे पहले A, B, C। सबसे पहली कंडीशन रखी गई कि अगर भारत में आपका बर्थ हो गया, जन्म हो गया, तो आप भारत के नागरिक हैं। बिल्कुल सही बात है, यहाँ आपका जन्म हो गया, आप यहाँ के नागरिक हैं। ठीक। दूसरा, अगर आपके पेरेंट्स का यहाँ पे जन्म हुआ है, यानी कि आपके पेरेंट्स यहाँ के नागरिक हैं, उनके आधार पे भी आपको यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक। पहला बर्थ के आधार पे, दूसरा पेरेंट्स के आधार पे। तीसरी कंडीशन कही गई है कि बिफोर 5 years of commencement of constitution means any person is living before the 5 year of the commencement of the constitution। अगर कोई भी व्यक्ति 5 साल पहले से रह रहा है, कब? जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ था, तो उसको भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पूर्ण रूप से कमेंसमेंट कब हुआ था? 26 तारीख 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950। इस तरह देख के थोड़ा भव्य लग रहा हो, डर लग रहा हो, तो 26 जन 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ। उसके 5 साल पहले से जो भारत में रह रहे हैं, उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। मतलब 1945 से जो लोग रह रहे हैं, उनको, अगर कोई व्यक्ति है 1945 से रह रहा है भारत में, तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब इनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है, तो आप भारत के नागरिक हैं। बात स्पष्ट हो गई। सबसे पहली कंडीशन कि बर्थ आपका यहाँ होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, ये अगर नहीं फुलफिल हुई तो आपके पेरेंट्स यहाँ के हों। ये भी अगर नहीं फुलफिल हुई है, तो अगर आप 5 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तब भी आपको यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी। समझ में आ गई बात? आगे चलें। बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 6। बहुत आसान है, एक एक दो बात, खास बात कही गई है, उसी चीज को आपको समझना है। सबसे पहले आर्टिकल 6 कहता है, आर्टिकल 6 कहता है कि मान लो कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया आना चाहता है, मीन्स पाकिस्तान से इंडिया आना चाहता है, तो उसको भारत की नागरिकता देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल दे देनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या था साहब, कि उस समय पे बड़ी मार काट होता था, बड़ी लड़ाई झगड़ा होता था। तो ये भारत को ना एक तरह से धर्मशाला के टाइप बना लिया गया था, जो मतलब वहाँ अगर नहीं काम चल रहा है तो यहाँ आके रह लो। ठीक है। तो हुआ क्या कि बहुत लोग पाकिस्तान से यहाँ चले आते थे। पाकिस्तान से कौन लोग आएंगे? जो बेसिकली मुस्लिम हिंदू होंगे। तो हुआ क्या कि जब ये सब चीज़ें देखी गई तो बड़ा इसका नुकसान हो रहा था। तो 19 जुलाई 1948 को एक रूल लाया गया, जिस रूल का नाम था परमिट रूल। क्या नाम था? परमिट रूल। इस परमिट रूल में ये खास बात कही गई थी कि अगर आप पाकिस्तान से इंडिया आते हैं तो आइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 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 क्या होगा कि आपको 6 मंथ के लिए एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, या ये कह लो कि आपको 6 मंथ पहले रहना पड़ेगा। 6 मंथ के बाद आपको नागरिकता दी जाएगी। जो 1948 से पहले आ गए उनकी तो कोई बात ही नहीं, वो तो आ ही गए, चलो ठीक है। लेकिन जो 1948 के बाद से आएंगे उनके लिए ये कंडीशन लागू होगी। आप वहाँ से जब पाकिस्तान से निकलेंगे तो वहाँ भी लिखवा पढ़वा करके आइए कि हम जा रहे हैं, और यहाँ भी आएंगे तो यहाँ पूरा लिखा पढ़ा जाएगा। 6 महीना की वो प्रोसीडिंग्स चलेंगे, फिर उसके बाद आपको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलते हैं आर्टिकल 7 पे। आर्टिकल 7 सेम टू सेम ऐसा ही है, बस थोड़ा सा उसमें कुछ चेंज किया गया है, वो देख लो। आर्टिकल 7 में ये कहा गया है कि मान लो इंडिया के कुछ लोग, मतलब कुछ इंडियंस अगर पाकिस्तान चले गए थे, ठीक, पाकिस्तान वही जाएंगे जो यहाँ के मुस्लिम होंगे। उनको लग रहा था उस समय कि वहाँ मतलब इस्लामिक देश है, वहाँ हमारे जैसे लोग मिलेंगे। लेकिन जब वो वहाँ गए तो वहाँ की स्थिति तो इसके मतलब ठीक अपोजिट हो गई, विपरीत हो गई। वहाँ उनको लगा अरे
इससे बढ़िया तो हमारे देश रहा। तो फिर उनको लगा कि नहीं 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 लौट चलो यार, है ना, यहाँ गुजारा होने वाला नहीं है। तो फिर पाकिस्तान से फिर वो इंडिया आते हैं। तो ये बताओ उनको नागरिकता देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल दे देनी चाहिए यार, क्यों नहीं देना चाहिए, है ना। लेकिन उनके लिए भी यही कंडीशन होगी, 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन होगा, 6 महीना पहले आपको रहना पड़ेगा। उसके बाद 6 मंथ के बाद एक प्रोसेस के बाद आपको नागरिकता दे दी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 कंप्लीट हो गया, 3 कंडीशन दी गई थी, या तो आपका बर्थ हुआ हो, या आपके पेरेंट्स यहाँ के हो, या फिर 5 साल आपको यहाँ पे रहना होगा पहले। कब? कमेंसमेंट के पहले, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पहले। 6वें में कहा गया कि पाकिस्तान से कोई अगर इंडिया में आता है, स्वागत करिए उसका आप 6 महीने के बाद। मतलब नियम कानून यार इसीलिए बनाए जाते हैं ना कि चीज़ों का मिसयूज़ थोड़ा कम हो जाए या बहुत कम हो जाए, ठीक है। आर्टिकल 7 कहता है इंडिया से कोई पाकिस्तान चला गया था। अब उस समय क्या हो रहा था कि देश आज़ाद होने वाला था, तो उनको लगा कि आज़ाद होगा तो बंटवारा हो जाएगा, तो हम पहले ही चलते हैं। तो जो 1948 के पहले ही चले गए, मतलब 47 के आसपास चले गए थे मार्च में, अगर वो फिर बाद में आते हैं तो उनके लिए ये एक नियम बनाया गया है कि आपको ये एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। नियम कानून का मतलब यही होता है कि कंडीशन फुलफिल, एक कंडीशन दी जाती है, उसको फुलफिल किया जाता है। जैसे गाड़ी चलाइए तो हेलमेट लगा के चलाइए, तो हेलमेट क्या है? हेलमेट लगाना एक कंडीशन दी गई कि इसको फुलफिल आपको करना ही होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, 5, 6, 7 समझ में आ गए, ठीक। अब 8, 9, 10 चलते हैं, चले इरेज करें इसको। बहुत बढ़िया, चलो। मान लो कि कोई इंडियन है, ठीक है। आर्टिकल 8 कहता है, आर्टिकल 8 क्या कहता है कि मान लो कोई इंडियन है, आप हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ के इंडियन हैं, या पेरेंट्स आपके यहाँ के इंडियन हैं। अब आपका बच्चा क्या हुआ, या आप ही विदेश चले गए, ठीक है, ठीक, मान लो विदेश चले गए, वहाँ पे आपको बच्चा हो गया, ठीक है, वहाँ पे आपको बच्चा हो गया। वो बच्चा भी भारत का ही नागरिक होगा क्योंकि उसके पेरेंट्स यहाँ के नागरिक हैं। यानी कि अगर किसी के पेरेंट्स यहाँ के नागरिक हैं, उस पेरेंट्स के बच्चे विदेश में जन्म लेते हैं तो उस बच्चे को भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे उस समय में बहुत से स्वतंत्रता सेनानी बाहर विदेशों तक लड़ने के लिए गए थे। अब मान लो वहाँ उनके बच्चे हो गए तो क्या उनको ये कहा जाएगा नहीं नहीं ये भारत के नागरिक नहीं है? तो ये तो मतलब अनर्गल हो गया है यार, जो देश के लिए लड़ रहा है उसी को आप नागरिकता नहीं देंगे, ये गलत हो जाएगा। तो आर्टिकल 8 बेसिकली यही कहता है, ठीक। आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है सिटीजनशिप कैन बी टेकन only and only in one country, ठीक। सिटीजनशिप हमेशा आप एक ही देश के ले सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे, मान लीजिए कोई भारत का नागरिक है, अगर वो कनाडा की सिटीजनशिप ले रहा है तो फिर वहाँ यहाँ की उसके सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, यहाँ की सिटीजनशिप उसको नहीं दी जाएगी। क्योंकि ये सही भी बात है, एक तरीके से वाजिब भी है। वाजिब इस तरीके से कि अगर आप कनाडा की सिटीजनशिप ले रहे हैं, इसका मतलब आप यहाँ नहीं रहना चाहते, और जब आप नहीं रहना चाहते तो फिर आपको सिटीजनशिप क्यों ही दिया जाए, ठीक। तो ये आर्टिकल 9 कंप्लीट हो गया आपका। आर्टिकल 10 भी इसको बता दें, बहुत आसान है, आराम से पढ़ोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा और बहुत ईजी लगेगा क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं। आर्टिकल 10 कहता है, उस समय भी हुआ क्या कि सभी को नागरिकता मिलने लगी, तो वो लोग एक परसेप्शन बना साहब कि ऐसा ना हो कि ये मतलब कुछ ऐसा कर दें कि पहले तो नागरिक बना ले, फिर कहें कि नहीं नहीं अब तुम्हारी नागरिकता छीन लेंगे, नागरिक फिर बाद में हटा दें नागरिकता से, ऐसा तो नहीं करेंगे, ऐसा उनके मन में भाव आया। तो संविधान निर्माताओं ने उसमें एक आर्टिकल में ये सारी बात रखी कि अगर आप ऐसा कोई अनलॉफुल काम नहीं करते हैं, है ना, तो आपकी सिटीजनशिप मेंटेन रहेगी, सिटीजनशिप आपकी कोई हटा नहीं सकता। ये आपको आर्टिकल 10 में ये चीज़ संविधान में लिखी गई है। बस कोई भी ऐसा काम ना कर देना जो कि पार्लियामेंट के नियम के विरोध में हो,
है ना, कोई अनलॉफुल काम ना करना, जिससे कि तुम्हारी सिटीजनशिप को कोई छीन नहीं सकेगा। ये आपको आर्टिकल 10 ये आपकी ताकत देता है। ठीक है। आर्टिकल 8 कहता है विदेश में अगर कोई बच्चा हो जाएगा, अगर उसके पेरेंट्स इंडियन हैं तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी। बहुत बढ़िया। आर्टिकल 9 कहता है सिटीजनशिप कैन बी टेकन ओनली एंड ओनली इन अ वन कंट्री। ठीक। आप भारत की नागरिकता अगर भारत में लिए हैं तो फिर आप कनाडा की नागरिकता नहीं ले सकते। अगर कनाडा की नागरिकता लेंगे तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ठीक। आर्टिकल 10 कहता है कि आपकी नागरिकता तब तक मेंटेन रहेगी जब तक आप कोई अनलॉफुल काम नहीं कर देते हैं। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। इरेज करें। चलो अब इसके बाद आर्टिकल 11 बताते हैं। आर्टिकल 11 Article 11 gives power to the parliament. Gives power to parliament to make any law. To make any law on the citizenship. ऑन द सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, जैसी आपकी स्थिति रहे, है ना। अगर आपको आवश्यकता लगती है, कोई स्थितियां ऐसी जनरेट होती हैं कि यहाँ पे एक नियम बनना चाहिए और उस नियम का बहुत आवश्यकता है, ज़रूरी है, तो उस नियम को आप बना सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर देता है आर्टिकल 11 के तहत। तो 5 से लेकर के 11 तक आर्टिकल कंप्लीट हो गए। अब हमको कहाँ चलना है? सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, 1955 के एक्ट पे चलना है। चलो इसको इरेज करते हैं, फिर उस पर चलते हैं। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद हम देखेंगे सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। तो वो एक्ट क्या कहता है, हेडिंग डाल लो, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ये एक्ट नागरिकता की बात करता है। 2 इजाज़त देता है कि नागरिकता आप कैसे ले सकते हैं और नागरिकता भारत की आप कैसे लॉस कर सकते हैं। 2 चीज़। तो सबसे पहले एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप। आप सिटीजनशिप को एक्वायर कैसे कर सकते हो, ले कैसे सकते हो, उसकी बात करता है ये कानून। और आप लॉस कैसे कर सकते हो, वो उसकी बात करता है। तो सबसे पहले ये कानून बना था 1955 में, ये एक्ट है। ठीक, नागरिकता अधिनियम। इसके बाद जो चीज़, अब इसके बाद जो कानून बनेगा या इसमें कुछ जोड़ा जाएगा तो उसको अमेंडमेंट कहते हैं। अमेंडमेंट को संशोधन कहते हैं। तो इसके बाद कई अमेंडमेंट हुए, जैसे 1986 में हुआ, फिर 92 में हुआ, फिर 2003 में हुआ, फिर 2005 में, फिर 16 में, फिर 19 में। 19 वाला सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि उसको हम लोग देखे थे, सीए और एनआरसी वाला। ठीक है। अब इसमें कितने तरीके से आप भारत के सिटीजनशिप ले सकते हैं, यानी कि भारत की नागरिकता आप कितने बेसिस से ले सकते हैं, लॉस कितने तरीके से कर सकते हैं। तो देयर आर 5 ways टू टेक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। कितने तरीके हैं? 5 तरीके। तो सबसे पहले बाई इसमें लगा लो, बता रहे हैं। बाई एंड बाई। इसकी एक ट्रिक है, बद्रीनाथ, बद्री की दुल्हनिया, बद्री की नाथ बद्रीनाथ ना, तो BDRN और T, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो B से बाय बर्थ, अब जन्म के आधार पर सिटीजनशिप ले सकते हैं। बाय डिसेंट, वंश के आधार पे आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। 3rd है बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण द्वारा आप
फॉर्म भर दीजिए, रजिस्ट्रेशन। बाय नेचुरलाइजेशन, देसीकरण द्वारा, देश में रह करके आप यहाँ के माहौल में ढल करके भी आप नागरिकता ले सकते हैं, नेचुरलाइजेशन। ठीक। लास्ट है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। ठीक। तो ये 5 तरीके हैं जिससे आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। अभी बताएंगे कैसे ले सकते हैं, पहले लिख लो। बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। किसी टेरिटरीज को अर्जित करके, जैसे सिक्किम को 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन करके 22वां राज्य बना लिया गया सिक्किम को। उसी तरीके से लॉस करने के लिए बाई 22 में भी लगा लो, बाई। इसकी है रहेंगे तेरे दिल में, रहेंगे तेरे दिल में, या रात दिन। ठीक, बहुत आसान है, रहेंगे तेरे दिल में, ये तो बहुत अच्छी बात है। बाई रिनंसिएशन। ठीक, रिनंसिएशन का मतलब होता है त्याग कर देना अपनी नागरिकता को, मतलब आप कहीं और के ले लें और यहाँ से छोड़ दें। बाई टर्मिनेशन, आपकी नागरिकता टर्मिनेट कर दी जाएगी अगर आप कहीं बाहर की नागरिकता ले लेते हैं या ऐसा कोई अनलॉफुल काम कर देते हैं, है ना। टर्मिनेशन का बेसिकली यही फंडा होता है कि अगर कोई अनलॉफुल काम कर देंगे ना तो टर्मिनेट हो। जैसे यूट्यूब पे है, अगर 3 स्ट्राइक आ जाता है तो आपका चैनल टर्मिनेट हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर भारत में कुछ ऐसा रह रहे हैं और कुछ उल्टा सीधा काम कर देंगे तो आपकी नागरिकता को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। सबसे लास्ट है बाय डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन का मतलब है आपकी नागरिकता से आपको वंचित कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब नागरिकता ही नहीं रहेगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना यहाँ के ना कहीं के, वंचित कर दिया जाएगा। हुआ क्या, सबसे पहले तो 1955 में एक्ट बना, फिर उसने 5 बातें इस एक्ट में कही, फिर उसमें धीरे धीरे जैसे जैसे स्थितियाँ परिस्थितियाँ, हमने कहा ना संशोधन इसीलिए होते हैं कि उसमें सुधार किया जाए, और एक बार में पूरी तरीके से 100% कोई चीज़ सही हो जाए ये संभव नहीं। हर आदमी धीरे धीरे ग्रेजुअल आगे बढ़ता है। बाई बर्थ, सबसे पहले जन्म के आधार पर नागरिकता मिलनी चाहिए। देखने में तो बड़ा अच्छा है कि जन्म ले लो और नागरिकता मिल जाए। हुआ क्या कि इसका बड़ा मिसयूज़ होने लगा। विदेशी कोई नागरिक यहाँ आता और उसको यहाँ मान लीजिए आया ताजमहल देखना और उसको यहाँ बच्चा हो गया, उस बच्चे को यहाँ की नागरिकता मिल गई। तो ये चीज़ जब देखे तो जिसको मिसयूज़ करना रहता था वो उसी टाइम पीरियड पे आता था जबकि मतलब यहाँ बच्चा होने वाला हो तो यहाँ आ जाओ तो वहाँ उसकी नागरिकता मिल जाती। तो हुआ क्या कि इसका बड़ा यार मिसयूज़ होने लगा। ठीक, तो फिर किया क्या गया कि 1986 में, मैंने बताया ना कि अमेंडमेंट होते हैं, तो 1986 में पहली बार अमेंडमेंट किया गया। अब सोचो 1955 में पहला अधिनियम आया, तो 1955 से 1065, 1075, 1085, मतलब 30 साल के बाद ये आँख खुली कि नहीं इसका बड़ा मिसयूज हो रहा है। तो कहा गया कि नागरिकता आपको तभी मिल सकती है जब आप जन्म लें तो, लेकिन आपके पिताजी यहाँ के नागरिक हो, तभी आपको यहाँ की नागरिकता मिल सकती। तो थोड़ा मिसयूज कम हुआ, चलो पिताजी रहेंगे तभी आपको नागरिकता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल सकती। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद डिसेंट का मतलब वंश के आधार पे। ठीक है, अच्छा माता, अब पिताजी के आधार पे तो मिलने लगी। अब हुआ क्या कि माताजी को भी ये बात बड़ी खटकने लगी कि सिर्फ पिताजी के आधार पे क्यों, महिलाओं को ये बात खटकी। माताजी का भी तो बहुत ही योगदान होता है, सही योगदान तो माताजी का ही होता है, तो सिर्फ पिताजी के आधार पे नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि पुरुष और महिला दोनों बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो फिर यहाँ पिता के अनुसार, तो फिर 1992 में दूसरा अमेंडमेंट किया गया कि आपको सिटीजनशिप मिलेगी तो, लेकिन चाहे आपकी माताजी हो या पिताजी हो भारत के नागरिक। जैसे सानिया मिर्जा है, सानिया मिर्जा भारत की हैं, भारत की नागरिकता ले रखी हैं। अब इनका अगर बेटा चाहे तो वो 18 साल के बाद भारत की सिटीजनशिप को ले सकता है, उसके पिताजी पाकिस्तान के ले रखे हैं। तो माताजी के आधार से भी आपको नागरिकता दे दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, आप फॉर्म भर करके रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए 2-3 कंडीशन दी गई है। सबसे पहली चीज़ तो आपको 7 साल भारत में पहले रहना पड़ेगा। ठीक, 7 साल।
आपका ऐसा ना हो कि आप किसी मतलब देशद्रोही गतिविधियों में शामिल हो, है ना, ऐसा कुछ आतंकवादी ना हो। मतलब आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा। अगर आप सब ठीक ठाक हैं तो आप 7 साल रहिए आराम से, और आपको यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी बिना किसी दिक्कत के। बस आराम से रहिए 7 साल अपना। लेकिन हाँ, वही चीज़ मैंने बोला, ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। अगर कोई गतिविधियों में आप नहीं संलिप्त है तो आपको आराम से दे दी जाएगी सबसे। और फिर उसके बाद है नेचुरलाइजेशन, देसीकरण द्वारा। देसीकरण द्वारा मतलब देश में रह करके, ढल करके आप यहाँ की नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन है आप 10 साल भारत में रहें। कितने साल? 10 साल। दूसरी चीज़ कि आपको 22 भाषाओं में, जो 8th शेड्यूल में रखी गई हैं, उन 22 भाषाओं में एक भाषा का अच्छे से ज्ञान हो, है ना, एक भाषा का ज्ञान हो। आपका कला में अच्छा खासा अगर योगदान हो, विज्ञान में योगदान हो, स्पोर्ट में योगदान हो, तो आप यहाँ आइए, 10 साल रहिए और जो है यहाँ की नागरिकता। जैसे अदनान सामी एक गायकार है पाकिस्तानी, वो 10 साल से ज़्यादा यहाँ रह रहे हैं, उनको यहाँ की नागरिकता मिल गई है आराम से। उनका और कोई ऐसी गतिविधियों में उनका जो है हाथ नहीं है, तो उनको आराम से दे दिया गया। और बढ़िया है कि बाहर के लोग अच्छी अच्छी कलाकारी को सीख करके आए और यहाँ इंडिया में इंडिया को प्रमोट करें, तो ये अच्छा भी है। बाई लास्ट वाला है बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज, भूमि को अर्जित करके। जैसे मैंने बताया कि सिक्किम को 16 मई 1975, यही डेट है ना? हाँ यार, थोड़ा डेट में दिक्कत हो जाता है ना, सही है। 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन किया गया, जिससे कि सिक्किम को 22वां राज्य बना लिया गया। बहुत बढ़िया। तो ये 5 तरीके थे कि इस तरीके से आप जो है ले सकते हैं सिटीजनशिप बढ़िया से। अब लॉस ऑफ सिटीजनशिप, रिनंसिएट कर देना। मतलब रिनंसिएशन का मतलब होता है कि आप कनाडा के सिटीजनशिप ले रहे हैं, तो यहाँ क्या आप रिनंसिएट कर दीजिएगा, हमको नहीं रहना है भारत में। बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया, एकदम आसान भाषा में आप रिनंसिएट हो जाएगा। बाई टर्मिनेशन, टर्मिनेट क्या होता क्या है कि जैसे आप बाहर की कहीं की नागरिकता ले लिए, आप वहाँ से 7 साल से ज़्यादा रह रहे हैं, तो यहाँ की नागरिकता आपकी सरकार ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर देगी, हटा देगी आपको। कि जब आप यहाँ रह नहीं रहे हो तो फिर कहाँ से यहाँ के नागरिक हो, हटाओ, जाओ वहाँ जाओ जहाँ रह रहे हो। तो टर्मिनेशन की ये प्रोसेस है। या कोई आप ऐसा काम कर दीजिए, गलत काम कर दीजिए, जिससे कि आप मतलब टर्मिनेट कर दिए जाओ। बाई डिप्रीवेशन का मतलब होता है कि आपकी नागरिकता को डिप्राइव कर दिया जाए, वंचित कर दिया जाए। मान लीजिए कि युद्ध हो रहे हैं पाकिस्तान या चाइना से किसी से, अब आप यहाँ पे मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद करोगे, तो फिर यहाँ की सरकार कहेगी कि इसको रहने का अधिकार नहीं, इसको हटाओ यहाँ से, इसकी वंचित करो नागरिकता। टर्मिनेट भी कर सकता है, हटाओ इसको, ये बेकार आदमी है। तो इसी तरीके से मान लो कि आपने नागरिकता, अब सुनो, जैसे मान लो कि तुम यहाँ से 5 साल से रह रहे हो, ठीक है। अब आप किसी तरीके से इलीगल वे में आपने दिखा दिया कि हम 7 साल से रह रहे हैं। बाद में सरकार को पता चला 7 साल से रह रहे हैं, और 7 साल रहने के बाद रजिस्ट्रेशन करके आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। अब बाद में सरकार को पता चला कि नहीं यार, ये तो नहीं रहा है, तो फिर आपको जो है डिप्राइव्ड कर दिया जाएगा, डिप्रीवेशन कर दिया जाएगा। ना आप भारत के नागरिक हैं, ना कहीं के नागरिक, है ना। जैसे मान लो आपने रहा 6 साल रहा और दिखा रहे हैं 10 साल, नेचुरलाइजेशन के लिए फार्म भर रहे हैं तो फिर सरकार आपकी जो है इसको डिप्राइव्ड कर देगी। टर्मिनेट बता दिए कि गतिविधियों में आप न संलिप्त हों, देशद्रोही कोई ऐसी बात न करें, नहीं तो भारत तेरे टुकड़े होंगे। अरे तो ये सब नहीं, ठीक है, समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। 5 तरीके से आप ले सकते हैं और 3 तरीके से आप डिप्राइव्ड कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया। आगे चलें। अब कुछ टर्म्स हैं, उनको देख लेते हैं। तो थोड़ा वीडियो यार थोड़ा बहुत बड़ी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाते हैं। बस इतना टर्म समझ लो, फिर उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, एनआरआई क्या होता है? तो एनआरआई होते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन, मतलब ऐसे भारतीय जो भारत में नहीं रह रहे हो, विदेश गए हो किसी कारण से। दूसरा टर्म है PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि यहाँ भारत का मूल निवासी हो, शुरुआती दौर में वो यहीं का नागरिक रहा हो।
ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, OCI का फुल फॉर्म होता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। देखो अब NRI से जुड़ी कुछ बात है। फुल फॉर्म नॉन रेजिडेंट इंडियन। उनको क्या है, अब ऐसा नहीं कि मैं मान लो 10 दिन के लिए विदेश गया या कोई गया तो उसको नॉन रेजिडेंट इंडियन नहीं कहेंगे, क्योंकि उस समय पे तो वो इंडिया में नहीं रेजिडेंट कर रहा है। रेजिडेंट होने के लिए कंडीशन दी गई है कि 6 मंथ से ज़्यादा अगर विदेश में आदमी गया हो किसी पर्पज के लिए, वो एजुकेशन पर्पज हो सकता है, जॉब के लिए हो सकता है, बिजनेस के लिए, या कोई भी और अन्य कार्य हो सकते हैं जिसके लिए वो भारत से बाहर गया हो और वहाँ 6 महीने रहा हो, तो उसको कह देंगे नॉन रेजिडेंट इंडिया। जैसे बहुत लोग अरब जाते हैं, वहाँ अपना कमाते खाते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि वो भारतीय नहीं रहते। वो एक पासपोर्ट बनवाते हैं और उस पासपोर्ट के तहत वहाँ जाते हैं, कमाते खाते हैं, फिर वो लौट आते हैं। ठीक है। दूसरा है PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ये भारत के मूल निवासी थे शुरुआती दौर में, लेकिन इन्होंने मान लो कहीं की नागरिकता ले ली। अब उनके कंडीशन में, हालांकि इसको अब 2005 में इसमें संशोधन करके इसको मर्ज कर दिया गया ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है। तो उसमें क्या होता था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को भी यहाँ आ सकते थे, पासपोर्ट दिया जाता था 6 मंथ के लिए, लेकिन उनके साथ होता क्या था कि उनको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, ज़्यादा उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी, उनको मतलब इंडियन के तरीके से ही ट्रीट किया जाएगा, उतना ही सम्मान दिया जाएगा। लेकिन होता क्या था कि उनको हर 6 महीने पर फॉरेनर रीजनल रजिस्टर ऑफिसर के पास FRRO के पास उनको एक मतलब बार बार वो अपना लोकेशन शेयर करना पड़ता था, बताना पड़ता था कि हम यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ। ठीक है। लेकिन अब उसको 2005 में उसको मर्ज कर दिया गया ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजनशिप का मतलब ये होता है कि भारत कहता है ना कि आप भारत में रह रहे हैं तो दोहरी नागरिकता भारत नहीं स्वीकार करता। मतलब कि अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आप कहीं और की नागरिकता नहीं ले सकते। अगर आप और कहीं की नागरिकता लेंगे तो भारत की नागरिकता चली जाएगी। लेकिन होता क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति लंदन गया भारत से, तो इसका मतलब वो आदमी बहुत धनाढ़ होगा, संपन्न होगा, तभी वो बाहर की नागरिकता ले रहा है, अमीर होगा। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारे जो बाहर के लोग हैं वो भारत आएँ, घूमें, देखें, इस मिट्टी की खुशबू का आनंद लें, है ना। तो आएंगे वो, अगर एज ए टूरिस्टर भी आएंगे तो वो अच्छा खासा पैसा खर्चा करेंगे, है ना। इंडियन भी बहुत बाहर जाते हैं तो 2-2, 4-4 लाख रुपए खर्चा करते हैं, तो वो बाहर से आएंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ खर्चा करके जाएंगे। तो उसीलिए वो चाहते हैं कि उनको आराम से यहाँ आएँ, घूमें फिरें, अपनी मिट्टी से उनको भी थोड़ा बहुत प्रेम हो और आराम से उनके लिए। तो उनको क्या है कि एक पासपोर्ट दिया जाता है, उस पासपोर्ट पे लिखा होता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो उनसे ज़्यादा पूछताछ नहीं किया जाता, मतलब ज़्यादा चेकिंग वगैरह नहीं होती, आराम से आते हैं। ठीक है। लेकिन होता क्या है, 2 देशों को इसमें नहीं ये चीज़ दिया जाएगा, बड़ा फिर मिसयूज होने लगा। फिर वही चीज़ पाकिस्तान वालों को नहीं दिया जाएगा और बांग्लादेश वालों को नहीं दिया जाएगा। ठीक है। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड किया जाता है, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ठीक है।